नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला था वर्टिकल कटिंग, है ना, याद है आपको, यहाँ से जो है वीडियो बंद हो गया था। सो वर्टिकल कटिंग ऑफ लेंस, कैसे वर्टिकल कटिंग करने पे क्या होता है उसके बारे में बताना है मुझे आपको। तो जैसे मान लो एक लेंस है, इस लेंस को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ, अगर यहाँ से, ठीक है, वर्टिकली अगर मैंने कटिंग किया, तो आपको सिखाया था मैंने, कल भी सिखाया था आपको, या इसके पहले वाले स्लाइड में देखो कि इसका अगर फोकल लेंथ अगर मान लीजिए एफ नॉट है, अगर इसका फोकल लेंथ अगर एफ नॉट है, तो जाहिर सी बात है इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ नॉट। चेक करो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 इंटू म्यू माइनस वन है, और यहाँ पे चेक करोगे तो क्या हो जाएगा r/μ-1, यानी कि इंटू 2 करेंगे इसको तो ऑटोमेटिकली इंटू 2 करने के बाद ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। मतलब वर्टिकल कटिंग से इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ डबल हो जाती है। लेंस के बारे में मैंने आपको एक चीज बताया था कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो होती है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर ऑफ लेंस, या पावर ऑफ लेंस अगर आपको कभी निकालना है अगर, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको निकल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जबकि मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ मिरर, छोटी छोटी बात है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, इसके अलावा कोई आपके पास दूसरा तरीका नहीं है। अदरवाइज मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत कर बैठोगे। पावर ऑफ मिरर अगर आपको निकालना है तो आई कैन से दैट -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ऑलवेज रिमेंबर, मिरर के केस में जो है ये माइनस होता है और लेंस के केस में ये प्लस होता है। सो आई कैन से दैट, और एक आई कैन गिव अ गारंटी कि लेंस का पावर अगर पॉजिटिव होगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मिरर का पावर अगर मान लीजिए पॉजिटिव है तो मिरर का पावर अगर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ फोकल लेंथ और पावर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइन के होते हैं, और ये दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है। खैर, सो इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है एफ, तो इसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएंगी, ट्वाइस एफ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखो, आपको बहुत काम में आएगा। ओके, पावर के बारे में बात करें तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। सो फोकल लेंथ अगर डबल हो गई तो पावर हो जाएगी आधी। इंटेंसिटी डिपेंड करता है अपर्चर पे, अपर्चर का साइज अगर सेम है अगर, तो उस केस में इंटेंसिटी जो है, यानी कि लाइट जितना इससे, लाइट की इंटेंसिटी इस लेंस से जितना ज्यादा होगा उतना ही सेम इंटेंसिटी इससे भी होने वाला है। सो इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिपेंड ऑन अपर्चर। अपर्चर क्या है, यहां से यहां तक का कर्वेचर का साइज। अगर इस साइज को आधा कर दिया जाए, यानी कि अपर्चर को आप हाफ कर दोगे, तो अपर्चर को हाफ करोगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4, मतलब इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। बट इस केस में नहीं, वर्टिकल कटिंग के केस में तुम देखो यहाँ से यहाँ तक अपर्चर का साइज बिल्कुल साइज क्या है, सेम है। तो साइज अगर सेम है यहाँ से यहाँ तक का, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी दोनों जगह सेम होगी। सो आई होप सो इस स्लाइड में जो है आपको 3 बातें याद रखनी थी कि वर्टिकल कटिंग पे फोकस डबल हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा, एंड इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट है हॉरिजेंटल कटिंग। कभी कभी हॉरिजेंटल कटिंग करते हैं वो लोग, तो हॉरिजेंटल कटिंग करेंगे तो मतलब एक लेंस दिया हुआ है उसको हॉरिजेंटली कट करेंगे। अगर हॉरिजेंटली कट करेंगे तो सोचो फोकल लेंथ की वैल्यू एफ है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, एफ है। तो हॉरिजेंटल कट करने पे देखो ये वाला जो कर्वेचर है सॉरी, ये जो कर्वेचर और ये जो कर्वेचर है, दोनों कर्वेचर तो सेम ही है ना, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से दैट अगर r1 था, इसका r2 था, तो आपने कट कर भी दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया, अभी भी ये r1 है, अभी भी ये r2 है। दिस मीन्स कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, दिस मीन्स इसका फोकल लेंथ इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये फोकल लेंथ एफ है, तो यहाँ पे भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। मतलब हॉरिजॉन्टल कटिंग करने से फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता है। पावर पे, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, तो जब फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ तो पावर भी चेंज नहीं होगा। और इंटेंसिटी की बात करें अगर, तो क्या इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपर्चर साइज सेम है क्या, अपर्चर ये ए था, अगर मैंने हाफ कट कर दिया तो अपर्चर आधी हो गई, आधी हो गई तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएंगी, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। सो 1/4 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है एक बार, ठीक है। तुम्हारा कमेंट देखने के लिए वो चेंज करना पड़ता है। खैर, आपको ये बात समझ में आ गई हॉरिजॉन्टल कटिंग का क्या महत्व है। नाउ नेक्स्ट देखिए, लेंस बिहेवियर। अगर हम लेंस के बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अच्छे से समझिए कि रियल लाइफ में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आप ध्यान रखो कि अगर मान लो यहाँ पे अगर तीन, सपोज करो कि यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है लेंस की जो कि इंसिडेंस लाइट को बेंड करने का काम करती है। मतलब देखो यहाँ पे अगर ये पूरा का पूरा लेंस अगर एक ही तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, तो कोई भी पैरेलल लाइट जाएगी तो उसका जो झुकाव होगा, यानी कि जो बेंडिंग होगी वो सेम होगी। जितने भी पैरेलल लाइट जाएंगे बेंडिंग सेम होगी।
यानी कि सेम एंगल से बेंड करेगा, क्योंकि हर जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है। लेट्स से दैट अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक बोला μ1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक बोला μ2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक बोला मैंने μ3 है, तो उस केस में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितने इमेजेस बनेंगे एक ऑब्जेक्ट के, तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से एक रे ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। अब ये जो तीनों रे है वो तीनों रे अलग अलग जगह पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले पार्ट में अलग थी, यहाँ वाला पार्ट में अलग है, यहाँ वाले पार्ट में अलग है, अलग अलग एंगल पे बेंड करेगा। तो बेंड करेगा तो हो सकता है ये यहाँ पे बने, ये यहाँ पे बने, हो सकता है ये यहाँ पे बने। तो I1 I2 I3 तीन इमेजेस बनने वाले हैं। क्यों तीन इमेजेस बनेंगे? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीन डिफरेंट डिफरेंट है और तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट को अलग अलग जगह पे उसको मिलाने वाली है। दिस मीन्स फाइनल इमेज बनाने वाली है। तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे उतने फाइनल इमेजेस अलग अलग जगह पे बनेंगे। लेकिन आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लेट्स से दैट अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है और इसके आधे पार्ट में, ये वाले पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये वाले पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अब अगर मैं पूछूं अगर आपसे कि बताओ कितने इमेजेस बनेंगे, तो इसका आंसर होगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा। रीजन ये है कि लाइट जो जाएगा, तो लाइट जाने का तो ये आधी पार्ट जो है उसको ट्राई करेगा मोड़ने का, यानी कि बेंड करने का अपने स्टाइल से, और आधी पार्ट फिर से उसको ट्राई करेगा बेंड करने का अपने स्टाइल से। लेकिन फाइनली जो इससे रे बाहर निकल के आएगा वो रे एक ही रे निकल के आएगा बाहर। आप कहीं पे भी जाएं, यानी कि देखो ये वाला पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला पॉइंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 है, तो कहीं पे भी जाएंगे तो सेम टाइप का बेंडिंग मिलेगा आपको, सेम बेंडिंग मिलेगा। दिस मीन्स आई कैन से दैट वहां पे एक ही इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं अगर, तो सी अगर मैं ऐसा एक सिंगल लेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, एक दो, यहाँ पे दो पार्ट किया मैंने, और सपोज कीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को मैंने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया और ये वाले पार्ट को एक दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया और बीच वाले पार्ट को एक तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं हम लोग कोई भी, ठीक है, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। अब मैंने आपसे पूछा, फिर से मैं पूछ रहा हूँ सवाल, बताओ इसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? क्या होगा आपका आंसर? होगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीन डिफरेंट डिफरेंट तो है, बट क्या है यहाँ पे वर्टिकली जो है इसको रखा गया है। दिस मीन्स लाइट जब आएंगी इंटर करेंगी तो ये भी इसको मोड़ेगा, ये भी इसको मोड़ेगा, ये भी इसको मोड़ेगा, एंड फाइनली जो बाहर निकलेगी लाइट वो एक ही टाइप का लाइट बाहर निकलेगा, यानी कि अलग अलग जगह पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में अगर मैं आपको ऐसा दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड करके ये बोलूं, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसका μ1 है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट μ2 है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट μ3 है, तो तीन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है इमेज का लोकेशन आएगा और वहां पे तीन इमेजेस का फॉर्मेशन होगा। कि लेंस बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं लेंस बिहेवियर के बारे में बात करूं अगर, हाँ, तो लेंस बिहेवियर के बारे में बात करूं तो नॉर्मल जो लेंस होता है, जितने भी नॉर्मल लेंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, एक सेकेंड, जैसे आप बात करो कि नॉर्मल जो लेंस आपके पास होते हैं, वो नॉर्मल लेंस में क्या होता है, बाहर का सराउंडिंग मीडियम एयर होता है और ये क्या रहता है, ग्लास का रहता है, यही होता है ना। अब मान लो कि इससे अगर लाइट पास अगर होगा तो उसमें क्या होगा, लाइट पास अगर होगा तो ये लाइट, जितने भी पैरेलल लाइट्स होते हैं सबके सब कन्वर्जिंग होते हैं, है ना। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा और हमेशा याद भी होगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है पूरे के पूरे पैरेलल लाइट्स को क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम लोग फोकस का नाम देते हैं, राइट। सो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह कब बिहेव करता है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह तब बिहेव करता है जब सराउंडिंग मीडियम क्या हो, एयर हो। लेकिन सपोज करो कि ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 3/2 होता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए 1.5, और ये ऐसे लिक्विड से सराउंडेड है, ऐसे लिक्विड से, यहाँ पे लिक्विड डाल रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे लिक्विड से सराउंडेड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.6 है। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था ग्लास का, 1.5, और बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.6 हो गया। तो ये अनयूजुअल टाइप का हो जाता है, यानी कि यूजुअली क्या रहता है, बाहर का सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लेकिन अभी राइट नाउ क्या हुआ, ग्लास से भी ज्यादा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो उस केस में ये लेंस एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करेगा, और एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, जो कन्वर्जिंग टाइप का बिहेवियर था वो क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग हो जाता है। याद रहेगा सबको। तो केस नंबर 1 अगर हम बात करेंगे अगर, तो केस नंबर 1 में मैंने क्या किया है कि बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम है
वो सराउंडिंग मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कम रखा है मैंने। देखिए यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लेंस की ज्यादा है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो पैरेलल लाइट्स आती है वो सारी की सारी पैरेलल लाइट्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कन्वर्ज होती है, इसलिए इस लेंस को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। मतलब बात तो समझ में आई कि नॉर्मल कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी, लेकिन ये हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कहाँ पे नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम क्या है राइट नाउ, म्यू एस। लेंस की मीडियम कितनी है, म्यू एल। अब म्यू एस की वैल्यू चेक करो, म्यू एस की वैल्यू तुम चेक करोगे तो म्यू एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन म्यू एल अगर हो जाएगी, यानी कि सराउंडिंग मीडियम ज्यादा हो जाएगी, तो उस केस में यहाँ से जो लाइट जाएंगी वो लाइट बेसिकली यहाँ से डाइवर्ज होने की कोशिश करेगा। जब डाइवर्ज होने की कोशिश करेगा तो इसका फोकस जो है वो पीछे की ओर मिलना चालू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस मिलेगा, तो फोकल लेंथ की वैल्यू इसमें निगेटिव हो जाएंगी और हम इसको बोलेंगे कि ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब कोई अगर आपको बोले कि क्या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग शो करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या कन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग शो करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। मुझे लगता है क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, और ये लास्ट टाइम है जो आपको सीखना है सही तरीके से, तो सही से सुनो आप, सही से सीखो आप और इसको इम्प्लीमेंट करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे लॉजिकल पॉइंट्स कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से मेरी हर बात सुनो और ट्राई करो उसको याद रखने का। सो नाउ केस नंबर 1 समझ में आ गया, सराउंडिंग मीडियम जो है नॉर्मल अगर होंगी मतलब कम होंगी लेंस से, तो ये कन्वर्जिंग टाइप का बिहेव करेगा, और ये किस तरह से बिहेव करता है, डाइवर्जिंग टाइप का बिहेव करेगा, तो ये सब नॉर्मल चलता रहेगा। सराउंडिंग मीडियम जैसे ही लेंस के मीडियम से जो है ज्यादा हो जाएगा, तो उस समय ये डाइवर्जिंग बन जाएगा और ये कन्वर्जिंग बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए ये सारे अगर याद है अगर आपको, तो क्वेश्चन देखो बनाना कैसे जमता है। तो एक लेंस दिया हुआ है, उसके बाहर में देखो सराउंडिंग मीडियम कितनी है, म्यू1 है, यहाँ भी म्यू1 है, बराबर है एकदम। लेंस का मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू एल, ओके। अब यहाँ देखो ये कन्वर्जिंग टाइप का नेचर है कि डाइवर्जिंग टाइप का नेचर है, तो आप बोलोगे सर लाइट आ रही है वो ट्राई कर रही है कन्वर्ज करने का, करेक्ट, कन्वर्जिंग नेचर है ना, यस और नो, राइट, हाँ ओके ठीक है। सो ये कन्वर्जिंग नेचर है, तो बात तो समझ में आई सर कि कन्वर्जिंग नेचर तब शो करता है जब वो नॉर्मल कंडीशन में हो। नॉर्मल कंडीशन में होने का मतलब क्या हुआ, लेंस का, कैन आई से दैट कि ऊपर वाले लाइन से ऐसा बोल सकते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा सराउंडिंग से, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1, सो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होंगी म्यू1 से, करेक्ट। दूसरे केस में देखिए, यहाँ सेकंड पार्ट में देखिए, नीचे बॉटम पार्ट में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बॉटम पार्ट में लाइट आ रही है, क्या ये कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रहा है क्या, या डाइवर्ज हो रहा है, नो, राइट, वेरी गुड। सो ये कन्वर्ज होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये डाइवर्ज होने की कोशिश कर रहा है, तो ये लाइट आएंगी, ये डाइवर्ज होंगी। जब ये डाइवर्ज होगा तो बात तो समझ में आई कि ये एबनॉर्मल कंडीशन में डाइवर्ज करता है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो गया इस बार, करेक्ट। सो आई कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन किससे, सराउंडिंग से, म्यू2 से। तो आपको बोला जाता है 4 ऑप्शन देकर के बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। तो उसमें ऑर्डर लिखा रहता है, तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा, कैन आई से दैट इन दोनों को देख करके ऐसा बोल सकते हैं कि लेंस म्यू1 से ज्यादा है और लेंस म्यू2 से कम है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, म्यू2, फिर उसके बाद कौन आएगा, लेंस आएगा, और सबसे लोएस्ट कौन सा होगा, म्यू1। क्या यही करेक्ट ऑर्डर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यस और नो। क्लैरिटी आई क्या आपको, यानी कि एग्जाम में क्या पूछ लेगा, ऐसा ही पूछेगा तो देखो तुमको कितनी बात याद रखी, 2 लाइन याद रखना पड़ा आपको, 1 लाइन याद रखना पड़ा ये कि सराउंडिंग मीडियम अगर ज्यादा भारी होती है, भारी का मतलब डेंस, किससे, लेंस से, तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है। और एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब याद रखना पड़ेगा कि जो कन्वर्जिंग टाइप का नेचर था वो डाइवर्जिंग में चेंज हो जाएगा, डाइवर्जिंग टाइप का नेचर कन्वर्जिंग में चेंज हो जाएगा। और उसके उल्टा अगर उल्टा उल्टा वे से अगर हम देखें तो इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं, वेरी सिंपल। नाउ कंपेयरिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है नीट में, जेडबलई में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। क्या बोला जाता है पता है, कि आपको एयर में दिया रहेगा आपको फोकल लेंथ की वैल्यू, और बोला जाएगा कि बताओ एक लिक्विड में डालने के बाद उसका फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हुई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ, उसको ध्यान में रखो आप। 1/f एयर, 1/f एम, एम मतलब मीडियम, मीडियम में फोकल लेंथ जो होती है उसको 1/fm बोला, मतलब fm बोला, और जो वो एयर में जो फोकल लेंथ होगी उसको हम एफ एयर के नाम से जानते हैं। तो लेंस के केस में एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो अलग आंसर आता है, मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अलग आंसर आता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको।
हालांकि इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता दूं यहाँ पे, तो एयर के केस में बात करेंगे तो डायरेक्ट म्यू एल माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, दिस इज नॉर्मल फॉर्मूला, ऑलरेडी यू नो दैट। वन अपॉन एफ एम लिखेंगे तो क्या क्या आता है नया, म्यू एल के जगह क्या लिखेंगे, म्यू एल अपॉन म्यू एम, याद है आपको, मैंने बताया था आपको, म्यू एल अपॉन म्यू एम, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाती है, करेक्ट, राइट, ओके ओके। सो म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन, अच्छा ये वाली बात तो सेम ही रहेगी, वन अपॉन आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो क्यों ना हम एक काम करें, अपने मन में ना ऐसा सोचे कि ये लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज रहने दो, राइट साइड वाले पार्ट में ये लिख करके मन में ही लिख करके ये कैंसिल आउट कर दो खुद से ही, तो आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, म्यू एल माइनस वन डिवाइड बाई म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। अगर आपका विजुअलाइजेशन अगर अच्छा है थोड़ा भी, अगर तो वन अपॉन एफ एयर डिवाइड बाई वन अपॉन एफ एम, दिस इज इक्वल टू म्यू एल माइनस वन डिवाइड बाई म्यू एम माइनस वन, आप लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो आखिरकार में ये फॉर्मूला होगा, तो इसको रीअरेंज करके याद करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि आप देखो वन अपॉन एफ एयर नीचे आएगा, एफ एम जाएगा ऊपर, तो आई कैन सिंपली से दैट एफ एम अपॉन एफ एयर, तो एयर वाला जो है नीचे है तो इसका म्यू का वैल्यू जो है ऊपर रहेगा, सो म्यू एल माइनस वन, एफ एम वाला ऊपर है तो इसका नीचे रहेगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और पता है आपको, मैं बहुत जगह में दिखाऊंगा आपको कि डायरेक्ट इससे जो है इस फॉर्मूला के ध्यान में रहने से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का जो स्पीड है वो कितना फास्ट हो सकता है। यहां तक सबको समझ में आया, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया, जल्दी फटाफट रिप्लाई करो, फास्ट भी बनो, रिप्लाई करने में भी फास्ट रहो, एनर्जेटिक रहो, एक्टिव रहो। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे अब लाइव लेना बंद कर दिया, अभी अभी इसी पे लाइव लेंगे, ये ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, फास्ट होता है रिस्पॉन्स। यस करेक्ट, ओके ठीक है, ओके वेल डन। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब छोटी सी बात मैं पूछता हूं, अगर मान लो कि अगर मैं बाहर में हवा में एफ एयर लेंस का मैंने दिया तुमको 4 डायोप्टर, लेट्स से दैट मैंने आपको बोला कि हवा में जो है 4 डायोप्टर है, और मैंने बोला इसी लेंस को पानी के अंदर ले गए, तो पानी के अंदर ले जाएंगे तो बताओ कितना होगा इसका फोकल लेंथ इन वाटर। देखो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो एयर का तो 1 ही होता है, खैर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया। तो चलो इसमें फटाफट रख के देख लेते हैं, एफ एम मीडियम में निकालना है अपने को, डिवाइड बाय एफ एयर, एयर में दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू म्यू एल। जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी प्रोवाइड ना किया जाए तो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या लोगे आप, 3/2 लोगे, क्योंकि वो ग्लास से बना हुआ है, ध्यान रख लो, है ना, ये बात याद रहेगी सबको। अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दी हुई है लेंस की तो आप 1.5 लोगे या 3/2 लोगे। चलिए आइए, 1.5 माइनस 1 0.5 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 4/3, यानी कि आप इसको एक काम करो 4/3 लिख दो, 4/3, तो मुझे लगता है 1.5 को आपको 3/2 लिखना चाहिए था। खैर ये कैलकुलेशन कर लोगे आप, 3 3 जा 9 और ये 8, 9/8 मतलब 1/8 आ जाएगा यहाँ से, और ऊपर से 1/2। कैन आई राइट लाइक दिस 1/2 अपॉन 1/8? आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 4। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि फोकल लेंथ इन मीडियम दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर। सबको समझ में आ गया? हाँ 4 टाइम्स, वेरी गुड, ओके। सो फोकल लेंथ इन एयर कितनी आई, कितनी दी हुई थी 4 डायोप्टर। तो बताओ पानी में ले जाने का तो उसका फोकल लेंथ कितना जाएगा। तो क्या आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट एकदम डिट्टो डायरेक्ट लिख सकते हो 16 डायोप्टर, यस और नो? आर यू देयर? सबको सुनाई दे रहा है? यस राइट, ओके या करेक्ट। सो एयर में अगर फोकल लेंथ की वैल्यू अगर प्रोवाइड की गई है तो वाटर में फोकल लेंथ की वैल्यू उसका 4 गुना ज्यादा होता है। फैक्ट रट लो, अगर वाटर में पूछा गया तो डायरेक्ट यूज करना, क्योंकि आपको भी पता है टाइम कितना कम रहता है, उसमें प्रेशर कितना ज्यादा रहता है, तो जितना चीज आपको याद रहेगा उतना बढ़िया है। तो ये तुम्हारा फोकल लेंथ वाटर में निकल जाएगा। लेकिन किसी और मीडियम में, किसी और लिक्विड में पूछा जाए तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। आई थिंक सो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में अभी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो कंडीशन अप्लाई। नेक्स्ट, अब देखो मैं ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें आपको बता ही दी, आपको बता दिया कि फोकल लेंथ लेंस में जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो होता है वो एयर के केस में सबसे कम होता है। अभी देखो पानी के केस में मैंने निकाला था तो क्या किया था, 4 टाइम्स एफ एयर किया था ना, तो फोकल लेंथ इन एयर का 4 टाइम्स पानी में है।
किसी भी लिक्विड में अगर हम जाएंगे या कोई भी सराउंडिंग मीडियम में अगर हम जाएंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ जाती है। सबसे कम किस में रहेंगी? एयर के केस में। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पावर। हालांकि इसके बारे में तो पहले ही बात कर चुका हूं, लेकिन अभी तुमको पूरा नजारा दिखा रहा हूं। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अब आपने पढ़ा था प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था? कर्व्ड मिरर। फिर नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था? ग्लास स्लैब, है ना। ये प्लेन सरफेस वाला जो रिफ्लेक्शन था आपका। फिर आपने क्या पढ़ा? कर्व्ड सरफेस का रिफ्लेक्शन। एंड देन फाइनली आपने क्या पढ़ा? लेंस। तो मैं आप सबको मतलब पूरी चीजें एक साथ में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लेंस में अगर मुझे पावर अगर निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला 1/f। सुना ही होगा आपने 1/f। बट एक चीज आपको सबसे ज्यादा गौर करने वाली क्या है वो समझो इस बात को। अगर एयर अगर होगी, हवा के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे, हवा में अगर दी हुई है फोकल लेंथ, तो आंसर होगा 1/f एयर। बट किसी मीडियम में अगर प्रोवाइड किया गया, किसी मीडियम में प्रोवाइड किया गया, तो उसका आंसर 1 की जगह आ जाएगा म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू एम। तो आई कैन राइट लाइक दिस, म्यू एम अपॉन एफ एम, म्यू एम अपॉन एफ एम। सो मीडियम में प्रोवाइड किया जाए तो म्यू एम अपॉन एफ एम पावर का फॉर्मूला होता है। किसका पावर? लेंस का पावर। ओके, सो लेंस का पावर मीडियम पे डिपेंड करता है। यस, मीडियम पे डिपेंड करता है। हवा में रहेगा तो 1/f एयर, मीडियम में रहेगा तो म्यू एम अपॉन एफ एम। दैट्स इट, सिंपल। ये छोटी सी बात याद रखनी थी। सेकंड थिंग, एफ एयर कैसे निकालते हैं? तो वो तो रट्टा मारा हुआ है, म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं रहेगा आपको। r1 r2 की वैल्यू दी रहती है, म्यू की वैल्यू दी रहती है, और 1/f एयर निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। लेंस के केस में इसमें बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दी रहेंगे। 1/fm निकालने का तरीका सिखा चुका हूं मैं, म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मतलब क्या है, सब कुछ बना बनाया हुआ आपके सामने रखा हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है? पेन उठाना है, क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखना है। मैं भी आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट है ग्लास स्लैब। अब जब हम बात करते हैं ग्लास स्लैब पे, 1 पेज नोट्स मैं दे दूंगा, डोंट वरी। ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर की बात करें, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, तो मुझे बताओ, अगर ये एक सिंपल एक यहाँ पे प्लेन मिरर हो या ग्लास का स्लैब हो, अगर इस तरह से यानी कि प्लेन सरफेस हो अगर, तो बताओ उस केस में रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर जितने भी फ्लैट सरफेस होते हैं उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी होती है? तो इन्फिनिटी होती है ना। या करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अदिति। ओके, सो रेडियस की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, तो रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो उस केस में हम लोग रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ओके, सॉरी, फोकल लेंथ की वैल्यू मैंने 0 बोला, लेकिन रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होगा। अगर r/2 का इस्तेमाल करते हैं तो इन्फिनिटी होगा। अब फोकल लेंथ अगर इन्फिनिटी अगर होगा तो उस केस में पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए तुम देखना, जो भी आप मतलब जो पावर वाला चश्मा नहीं होता है उसको बाई उसको जो है एक्चुअली ग्लास स्लैब जो यूज किया जाता है, उसमें ग्लास स्लैब प्लेन टाइप का यूज किया जाता है। एक तो ये रीजन है, या फिर कोई भी अगर तुम मिरर उठा लो तो वो प्लेन टाइप का मिरर अगर होगा अगर, तो उस केस में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है इन्फिनिटी, तो पावर की वैल्यू तुरंत हम लिखते हैं 0। तो इन दोनों में से कोई भी केस अगर पूछा जाए तो हमेशा आंसर पावर का वैल्यू क्या लिखोगे? 0 ही लिखोगे। तो इसमें कोई पावर अवेलेबल नहीं होता है। अब अगर हम बात करें अगर कर्व्ड मिरर की, तो याद तो होगा कर्व्ड मिरर का तो बहुत ही सिंपल सा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मैंने पूछा बताओ फोकल लेंथ कितना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? r/2, 10 सेंटीमीटर, है ना। फटाफट बताओ, सही है ना? या करेक्ट, वेरी गुड। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो पावर कितना हो जाएगा? 1/10। बट बताओ 10 सेंटीमीटर में है ना भाई, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ लिखना पड़ता है मीटर में, तभी इसका आंसर आता है डायोप्टर में। प्लीज रिमेंबर एवरीथिंग जो मैं बोल रहा हूं उसको अप्लाई भी करना है आपको। फोकल लेंथ अगर मीटर में लिखोगे तो ही आंसर आएगा डायोप्टर में, इसलिए पावर के केस में एकदम कंसस होकर के फोकल लेंथ को मीटर में ट्राई करो कन्वर्ट करने का सबसे पहला काम। फोकल लेंथ अगर मैंने दिया है 20, रेडियस दिया है मैंने 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 10। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मत बोलो, फोकल लेंथ बोलो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 1/0.1, तो 0.1 जाएगा ऊपर, तो वहां जाएगा 10। दूसरी बात, आपको कॉन्शियस रहना है साइन पे फोकस रखना है। ओके,
सो यहाँ पे कॉनकेव मिरर अगर है तो बताइए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आप बोलोगे सर फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएंगी -10 सेंटीमीटर, तो -10 की जगह -0.1 लिखना पसंद करेंगे, -0.1 मीटर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये +10 डायोप्टर। देखो यहाँ चेंज हो गया ना साइन, पावर का साइन मैंने बताया था ना आपको मिरर के केस में चेंज हो जाता है, यस और नो? सही लिखा ना मैंने? समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? मतलब जितने इतने देर के डिस्कशन में मैंने सिर्फ एक छोटा सा बात बोला है, मिरर के केस में फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो पावर नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगा तो पावर पॉजिटिव होगा। लेंस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। छोटी छोटी बातें हैं बट इस पे ध्यान जाता नहीं है, मैं आपको ध्यान दिलवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो, क्योंकि एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेंगे, +10 डायोप्टर भी -10 डायोप्टर भी। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो +4 भी आ सकता है और -5 भी हो सकता है। सो दोनों आपके हाथ में रहेगा। ओके चलो, तो यहां तक बात तो समझ में आ गई सर कि मिरर के केस में ऐसा वैसा होता है, ठीक है। कर्व मिरर के केस में -1/fm लिखते हैं, -1/f लिखते हैं। पावर ऑफ मिरर डज नॉट अफेक्टेड बाय मीडियम, ठीक है। ये मीडियम से अफेक्टेड नहीं होता है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि मीडियम का उस पर कोई असर पड़ता ही नहीं है, लेकिन लेंस के केस में उस पर मीडियम का असर पड़ता है। तो आई थिंक सो ये स्लाइड में जितनी भी बातें हैं सब बातें इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पूरा स्लाइड समझ में आया सबको, इसका एप्लीकेशन भी है इसलिए समझ में आना बहुत जरूरी है। सबको आया? फटाफट रिप्लाई करके देखो, एक बार ट्राई करो। ऐसा मत सोचो कि रिप्लाई नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। रिप्लाई करने से मुझे पता चलता है कितने लोगों को समझ में आ रहा है। हम्म और रिप्लाई करने से आपके एक्टिवनेस के बारे में भी पता चलता है मुझे। खैर, तो ये पूरी की पूरी चीजें हो गई, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब करते हैं बात की सर आपने समझा तो दिया लेकिन अब अप्लाई कैसे करते हैं, आप अप्लाई करना सिखा दीजिए फिर हम लोग ट्राई कर लेंगे ऐसा। तो मान लो देखो ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, तो जल्दी से नाम बताओ, तो इसको बोलोगे आप कॉनकेव लेंस बोलोगे ना, है ना? पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तुम लोग को सब कुछ बना बनाया चाहिए मुझे पता है, लेकिन पहली बात, तुम लोगों में से बहुत कम लोगों ने कल का टेस्ट दिया है, ठीक है। तो जो मैं कर रहा हूँ फिर तुम मुझे डिमोटिवेट करते रहते हो, जो मैं कर रहा हूँ फिर से तुम ऐसा एहसास दिलाते हो कि सर फालतू में आप ये काम कर रहे हैं, हम लोग को कोई मतलब नहीं है इससे, आप कुछ भी कीजिए हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, ये तुम एहसास दिलाते हो मुझे। और यही वजह है कि मेरा जो मोटिवेशन लेवल रहता है कि मैं आपके लिए अच्छा काम करूं, तो वो मोटिवेशन लेवल 0 हो जाता है और फिर कोई काम करने का मुझे मन नहीं करता है तुम्हारे लिए। ये सच्चाई है। अदरवाइज क्या है, जो कल का मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसको बनाने के लिए जो है 6-7 घंटे लगते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है उसमें, बहुत सेटिंग करना पड़ता है, ये करना वो करना वो करना। इसलिए मैंने लाइव क्लास सोचा कि आज लाइव क्लास से ले लेता, वो ज्यादा बेटर है। वही तो बता रहा हूँ, कितने बच्चे हैं, करीब 110 के आसपास जो है उसमें स्ट्रेंथ है बच्चों की, और कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था कल? 25 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। जबकि मैं समझा चुका हूँ टेस्ट के क्वेश्चंस अगर नहीं बनते हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करो, उसको ट्राई करो, फाइंड आउट करने का, अच्छे क्वेश्चन है वो सब, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। तो अगर आप ही जिद्दी बने हुए हो कि हमको एग्जाम में नहीं अच्छा करना है, तो मैं या कोई पूरी दुनिया की ताकत आपको बदल नहीं सकती भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए जो है ये क्लासेस ले रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ नहीं है ये सब क्लासेस लेने का। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 30 डेज तक अगर मैं लगातार अगर सेशन लेता रहूं अगर मैं, तो आपका एक्टिवनेस बना रहेगा और आपका स्कोर जो है कम से कम 50 से 60 नंबर बढ़ सकता है, अगर आपको कम है राइट नाउ तो। खैर, अभी बात की बात है वो आप लोगों को समझ में आती है मेरी बात तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि अगर एक भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है, मैं उसका नुकसान तो नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसमें उसकी क्या गलती है। तुम लोग अगर नहीं आते हो अगर, या फिर तुम लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो, या फिर वट एवर यू आर डूइंग, पता नहीं तुम किस चीज में बिजी रहते हो और तुम्हारा क्या राइट नाउ गोल है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट इतना तो तय है, 100% तय है कि आप लोग जो काम कर रहे हो अभी राइट नाउ, वो गलत गलत काम है। कुछ ही लोग, कुछ ही बच्चे सही ट्रैक पे हैं, और जो सही ट्रैक पे जो क्लास करना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता उनका मिस हो, इसलिए मैं ये लूंगा क्लासेस, और उन बच्चों को बेनिफिट होगा इससे। बाकी तुम्हारे हाथ में है तुमको क्या करना है आगे का, ठीक है। खैर, अभी मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने रे ऑप्टिक्स 1 2 3 4 जो भी लिए हैं आप जाकर के एक बार देखिए, वो चारों रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर है वो अच्छे लेक्चर है, और उसमें बहुत कम टाइम में जो है बहुत सारी चीजें कवर की है मैंने, ठीक है।
चलो जान दो, अभी भी टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी 10:14 हो गया है। हम लोग देखते हैं अभी। मान लो एक कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस का ये जो पहला सरफेस है, देखो लाइट अगर तुम मानोगे अगर इधर से आ रही है, हमेशा मान लो कि आप सामने से लाइट आ रही है अगर, तो ये वाली जो चीज है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम देखोगे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके पीछे होगा लेफ्ट साइड में, यानी कि ये अगर ऑप्टिकल सेंटर अगर कहीं ना कहीं होगा, ऑब्वियस बात है ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, जबकि इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन किधर मान रहे हैं हम लोग, राइट में मान रहे हैं, तो निगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि इसका पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ही लफड़ा आता है, जिसको समझ में आ गया साइन कन्वेंशन वो आराम से सॉल्व कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा। R1 की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर, सो -10 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो इसको तुम अगर ट्राई करोगे अगर इसको ड्रॉ करने का, तो ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा, और राइट में होने की वजह से राइट का डायरेक्शन हमने क्या मान लिया है, पॉजिटिव माना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम राइट में जाएंगे तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, सो +20 सेंटीमीटर होगा। ये छोटी सी बात की वजह से गलत होने का पूरा 100% चांस है। मैं पहले बता रहा हूँ, एक प्लस माइनस गलती करो, गारंटेड तुम्हारा 0 आंसर आ जाएगा, मतलब गलत आंसर आएगा, -5 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देख लीजिए, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, गौर से देखिए, और बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है। मतलब ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है आपको। क्या निकालना था आपको, फाइंड फोकल लेंथ इन एयर। हमारे पास एकदम रटा हुआ फॉर्मूला है 1/f एयर। एयर में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट μ-1। मैं तो कुछ देर के बाद करना भी छोड़ दूंगा, μ-1 मतलब n का वैल्यू कितना है राइट नाउ 1.5। बाहर का मीडियम वो एयर देखा है तब मेरे माइंड में आया है μ-1। बाहर अगर मीडियम होता तो μl/μm-1 आता मेरे दिमाग में। खैर, सो 1.5 है राइट नाउ, बाहर 1 है, सो 1.5 - 1 दिस इज नथिंग बट 0.5 इंटू 1/r1। R1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, सो 1/r1 कितना जाएगा, -1/10 माइनस 1/r2। R2 की वैल्यू कितनी है 20, सो 1/20। आई थिंक सो ये 20 है, तो इसको भी 20 कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, सो -2/20 -1/20 -3/20 हो जाएगा। ये 3/2 था, सॉरी 0.5 है ना, 1/2 था, और ये कितना आया था -3/20 -3/20। अब देखो यहाँ से ये तुम्हारा फोकल लेंथ की वैल्यू निकल के आ जाएंगे, 1/f एयर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 40। सो एफ एयर की वैल्यू -40/3 सेंटीमीटर है क्या, यस यस, वेरी गुड। सो फोकल लेंथ उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल कर लो, एयर की वैल्यू, इसका उल्टा 40, इसका उल्टा हो जाएगा -40/3 सेंटीमीटर। ये हो गया हवा में फोकल लेंथ की वैल्यू। अगर पूछा जाए तो -40/3 सेंटीमीटर। पावर पूछा गया है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, लेंस में पावर का मतलब क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ इन एयर। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये 1/f एयर का वैल्यू निकाल रहे हो, जिसमें यू आर ट्राइंग टू फाइंड पावर ऑफ लेंस इन एयर, तो यहाँ पावर ऑफ लेंस निकल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है। बट ये जो देखो यहाँ नीचे का 20 सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए था कि मीटर में होना चाहिए था, तो मीटर में होने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 3 15 15/2 7.5, सो आई थिंक सो -7.5 डायोप्टर आंसर आना चाहिए, या करेक्ट। जानवी का आंसर करेक्ट है, और इससे पहले कौन किसने दिया था, आसमान ने दिया था, फिर आपका अदिति, वेरी गुड, जेएस -7.5। सो आई थिंक सो आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि -7.5 किस तरह से आता है, किस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं भरा है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे, तो तुम देखो, ट्राई करो। यहाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस है। अब एक चीज गौर करो, म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.5, यहाँ पे कितनी है 2 है, लो सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है। फॉर्मूला मेरे पास तो है ही, निकालना क्या, बिहेवियर ऑफ लेंस देखेंगे बाद में। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यहाँ पे लेंस होना चाहिए था मीडियम, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीडियम। चलो ठीक है, तो 1/fm की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, μl 1.5, μm 2 -1 1/r1। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये ऐसा पार्ट होगा, मतलब इस स्फीयर का पार्ट होगा, दिस मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर सामने है, सामने अगर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा 1/20 प्लस में आएगा। नेक्स्ट ये वाले को तुम देखोगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं पीछे होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे, करेक्ट। सो माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/20 1/20 आई थिंक सो 2/20 हो जाएगा, दिस इज 1/10 1/10, और ये 1.5/2, अगर इसको तुम ले लो 3/2, ये हो जाएगा 3/4, सो 3/4 यानी कि -1/4 आ जाएगा ये।
सो -1/40। क्या इसका फोकल लेंथ जो है वो, क्या इसका फोकल लेंथ की वैल्यू -40 है? या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग को समझ में आने लगा, वेरी गुड। सो इसका फोकल लेंथ की वैल्यू हम उसका एफ एम निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ये बात तो बहुत अच्छी है तुम्हारी कि तुमको समझ में आ गया फोकल लेंथ कैसे निकालना है। लेकिन कुछ लोगों ने आंसर जो दिया है पावर का आंसर दिया है -2.4 2.5, और कुछ लोगों ने आंसर दिया है -4, नहीं -2.5। पावर कितना होगा इसका? -2.5, -2.5। अब देखते हैं पावर निकालते हैं कैसे। तो पावर पहले बताओ, मीडियम में निकालना है कि एयर में निकालना है? मीडियम में निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको? म्यू एम अपॉन एफ एम करना है आपको। सो म्यू एम इंटू 1/FM, ये वाला यूज करना है आपको। म्यू एम इंटू 1/FM। 1/FM की वैल्यू कितनी आई थी? -1/40। सो यहाँ पे लिख दो -1/40। म्यू एम की वैल्यू कितनी है? मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज इक्वल टू, ये 40 सेंटीमीटर में है तो उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो आई थिंक सो आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आएगा। 20 और ये 25 जा, तो ये -5 डायोप्टर। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा -5 डायोप्टर। तुम एक चीज चेक करो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, मैक्सिमम, बाद में जो है सही होना चालू हुआ, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया था, -2.5। बहुत सारे लोगों ने -2.5 बोला था। अब तुमको समझ में आया क्यों मैंने ये क्वेश्चन लिया? क्योंकि आपको समझा सकूं मैं कि मैं जो बता रहा हूं उसको गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस इन मीडियम यू कैन गिव लाइक दिस, म्यू एम अपॉन एफ एम, 1/FM नहीं, म्यू एम अपॉन एफ एम। म्यू एम अपॉन एफ एम यूज करना है। छोटी सी मिस्टेक करोगे तुरंत आंसर मैच हो जाएगा -2.5। क्या तुमको लगता है वो ऑप्शन में नहीं रहेगा क्या? -2.5 तो सबसे पहले ऑप्शन में रहेगा। आपको जैसे ही आपको आंसर आएगा फटक से मारोगे, आप निकल जाओगे बाहर, आकर के आपका -5 हो जाएगा। सो जहां +4 होना चाहिए वहां -5 कर बैठोगे। तो जितनी छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूं ताकि आपको आसान तरीके से जो है वो दिमाग में भी जाए, याद भी रहे, और आपको एग्जाम में कोई गलती ना हो। सो ये याद रखिए आप, मीडियम जो है उसमें पावर जो होता है किसी भी मीडियम में उसकी वैल्यू होती है म्यू एम अपॉन एफ एम। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया सबको? यस और नो? फटाफट रिप्लाई करो एक बार। सबको क्लियर? हाँ। अब इसमें कोई गलती नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर गलती करोगे तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी। नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब हमसे सवाल पूछा गया था बिहेवियर ऑफ लेंस, कोई बता सकता है कि कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा? सी और डी, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डी, सी। देखो कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। अब तुमको एक बात बताया था मैं, अगर ये लेंस है और ये लाइट अगर आई तो ये देखो ये कन्वर्जिंग नेचर है, ये कन्वर्जिंग नेचर है, तो फोकल लेंथ उसकी क्या हो गई? पॉजिटिव। पावर भी क्या रहेगा? लेंस है ना, तो पावर का भी साइन सेम रहेगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जितने भी पावर पॉजिटिव आने वाले हैं सबका सब कन्वर्जिंग होगा, और जो भी पावर निगेटिव आने वाले हैं सबका सब डाइवर्जिंग होगा? तो क्या ना से दैट कि ये पावर यहाँ पे निगेटिव आया है तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होगा? यस और नो? तो आई थिंक सो अब सबको क्लियर भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि सर क्यों बोल रहे थे कि पावर जो है आपको याद रखना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बताया था ये सब चीजें, मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको। सी ईयर, ये लास्ट स्लाइड में ही जो है मैंने आपको बताया था, बहुत पहले ही बताया था कि पावर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी दिस मींस कन्वर्जिंग लेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और पावर की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो डाइवर्जिंग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी मैं क्लास अभी ले रहा हूँ राइट नाउ, उस क्लास में वो हर बात है, वो हर बात मैंने लिखा है जो बात आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपको आना ही चाहिए। तो इसमें से एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, तो चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई सर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ऐसा सवाल पूछेगा कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 2 डायोप्टर। लो, एयर में 2 डायोप्टर दिया, फाइंड पावर ऑफ सेम लेंस इन वाटर। क्या निकाल सकते हो तुम? डायरेक्ट आंसर बोलो। गौरव भगत ने आंसर दिया है 8 और 8 8, वेरी गुड। तो अब तुमको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमको याद है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी शायद नीट में पूछा गया है, या उससे पहले जो एग्जाम था AIPMT उसमें पूछा गया एग्जाम में। सो 8 डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर।
वाटर की जगह अगर कोई और मीडियम देता तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एफ मीडियम डिवाइड बाय एफ एयर, दिस इज इक्वल टू, एयर नीचे है तो ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा, और मीडियम ऊपर है तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू एम माइनस 1। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली आई कैन फाइंड द आंसर। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा सबको। नाउ इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वांटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। आपने देखा होगा लगभग एम्स के एग्जाम को ले लो या नीट के एग्जाम को ले लो या मेंस के एग्जाम को ले लो, जेईई मेंस, उन सब में ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे है। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सीखो और 10 मिनट के अंदर तुमको इसका एक्सपर्ट बना दूंगा मैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, बट वो 10 मिनट सही से देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकसफुली जो है मेरी बात सुनो, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे लेंस को जो है सिल्वरिंग करना है, ठीक है। सिल्वर करने का मतलब क्या हुआ? लेंस को पैक करना, मतलब लेंस जो खुला हुआ था, जैसे ये लेंस खुला हुआ है, देखो ये खुला हुआ लेंस है, लाइट आया यहाँ से बाहर निकल गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर लेंस को हम सिल्वरिंग कर रहे हैं मतलब पैक कर रहे हैं, यहाँ सिल्वर करेंगे तो क्या होगा, वो जो बाहर निकल रहा था रे वो बाहर निकलना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, बेसिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सिल्वरिंग करने से, लेंस को सिल्वरिंग करने से ये मिरर की तरह एक्ट करना चालू कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक साइड अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो ये मिरर की तरह एक्ट करना चालू कर देगा। वेरी गुड। सो ये एक्ट्स एज मिरर। सो लेंस को सिल्वर करेंगे तो समझना आप वो मिरर की तरह एक्ट करने वाला है। फिर सवाल क्या क्या बनाया जा सकता है? सवाल यहाँ पे ये पूछा सकता है कि कौन सा मिरर की तरह एक्ट करेगा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग की प्लेन मिरर, कौन सा मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, बताओ तो कौन सा मिरर की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग? मिरर मिरर मिरर, डी फॉर डाइवर्जिंग, सी फॉर कन्वर्जिंग, कौन से मिरर की तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग मिरर, है ना। सो अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव हो जाए तो जाहिर सी बात है ये जो मिरर है कॉन्वेक्स, जो कि इसको डाइवर्ज करता है, इसी का फोकल लेंथ सामने बनने वाला है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। सो फोकल लेंथ पॉजिटिव जब भी अगर आपके पास आता है, जिस मींस आप डाइवर्जिंग मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह जो है वो वर्क करना चालू कर देगा। तो आई कैन से दैट, इससे बात तो समझ में आ गई कि डाइवर्जिंग होगा या कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गई तो उसका मीनिंग समझ में आ गया अपने को, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव, कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। खैर स्टेप्स क्या है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का? स्टेप नंबर 1 देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर। यानी कि आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं पे भी मिले तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको जो कैलकुलेट करना है वो करना है कि ये जो सिस्टम बना है, नया सिस्टम, उसका फोकल लेंथ क्या है। सो इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो नेक्स्ट इस स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले सुन लो मेरी बात। जैसे मैंने इसको सिल्वरिंग कर दिया, तो सिल्वरिंग करने के बाद सबसे पहले ये जो नया सिस्टम बनाया ना, इसका फोकल लेंथ निकाल लो। लेट्स से दैट ये पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ आया एफ इक्विवेलेंट। अब ये फोकल लेंथ जो एफ इक्विवेलेंट आया, क्या हम बोल सकते हैं कि ये इसको हटाओ, एक मिरर बना लो डिपेंडिंग ऑन साइन। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो क्या हम ये पूरे सेटअप को हटा करके सिंपल एक बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर लगा दो भाई, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम ही काम करेगा। अगर एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर निगेटिव होती तो हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते, मतलब होने वाला क्या है, मिरर होने वाला है। अब उसके सामने कोई बोलेगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ओ है, इसकी दूरी यू दिया हुआ है, तो बताओ कि कहाँ पे इमेज बनेगा। तो फोकल लेंथ पता है, यू पता है, तो डायरेक्ट लगाएंगे v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, यानी कि पुरानी दुनिया में वापस आ जाएंगे, जो मिरर वाली दुनिया थी अपनी कर्व्ड, ये कर लेंगे। कोई पूछेगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, बोलेंगे एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये तीन चीज मैंने रटवाया था आपको मिरर में, याद है? यस और नो? और पावर का वैल्यू हो जाएगा, अगर पावर पूछ ले कि बताओ इसका पावर क्या है, इस मिरर का पावर क्या है, तो माइनस 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट नहीं, ये मिरर है, मिरर। सो ड्यू टू मिरर, क्योंकि ये मिरर की तरह बिहेव करेगा और मिरर का जो पावर होता है दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। आई थिंक सो ये स्लाइड्स के तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस लेंस में करना क्या है। सो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में करना यही था कि एफ इक्विवेलेंट निकालना था। सर यू माइनस एफ चाहिए तो ओके, सॉरी एफ अपॉन यू माइनस एफ, ओके, एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो ये आपको समझ में आ गया क्या यहां तक? सबको समझ में आ गया यहां तक ये सारे पॉइंट्स? यस। वी के वैल्यू में ओके ओके ओके, सॉरी ये करेक्ट ही है,
ये सही था, एफ अपॉन एफ माइनस यू सही था। वी की जगह जो है केवल सी है। यहाँ वी का वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे यू माइनस एफ माइनस यू होगा ना, 1/v = क्या लिखेंगे, 1/f माइनस यू, तो यानी कि u माइनस एफ अपॉन यू एफ, या करेक्ट u माइनस होगा यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर दो u माइनस से। सो आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। सो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होगा। आई थिंक सो आपको पूरा क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली आपको करना क्या है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, केस नंबर 1, आपको सिल्वरिंग ऑफ लेंस में सबसे पहला केस ये आएगा। अब देखो इसमें क्या है, एक लेंस है। अब देखते जाना लाइट कैसे पास होती है। लाइट पास होगी लेंस से, ठीक है। पीछे इसका लगा हुआ है मिरर, ये मिरर लगा हुआ है। अब लेंस से पास हुई, लेंस से पास होने के बाद मिरर से टकराएगी। टकराने के बाद जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो कहाँ जाएंगी, क्या वो फिर से लेंस में जाएंगी, यस और नो। बस ये छोटी सी टेक्निक समझनी है आपको, ठीक है। लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद वो मिरर से टकराई, टकराने के बाद फिर से मिरर से टकराने वाले जो लाइट होंगी वो वापस इससे आएंगी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 बार लेंस इनकाउंटर होगा और 1 बार मिरर इनकाउंटर होगा, 2 बार लेंस इनकाउंटर होगा और 1 बार मिरर इनकाउंटर होगा, यस। तो क्या हम बोल सकते हैं, ये सिस्टम बेसिकली, ये सिस्टम कुछ नहीं बल्कि ये सिस्टम कुछ ऐसा है, दिस दिस एंड दिस। लेंस से पहले पास होगा लाइट, फिर जाएगा मिरर के पास, फिर मिरर से पास होकर के फिर से जाएगा लेंस के पास। तो आई कैन से दैट 2 लेंस और 1 मिरर से बना हुआ सिस्टम है ये, ऐसा इमेजिनेशन करेंगे। और ये इमेजिनेशन अगर आपको हो गया तो आई कैन से दैट कि इसका पावर पीएल कहलाता है। पीएल मतलब पावर ऑफ लेंस, इसका पीएम है पावर ऑफ मिरर, और ये है पीएल फिर से पावर ऑफ लेंस। तो अगर मेरे पास पावर ऑफ लेंस 2 बार आया है तो इसको हम टोटल नेट पावर निकालना चाहते हैं, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, पीएल कितना हो जाएगा 2PL, और ये हो जाएगा पीएम। तो मुझे लगता है ये स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है एकदम रट के रखना चाहिए आपको कि ये मिरर अगर ऐसा होगा तो ट्वाइस पीएल प्लस पीएम, ये तुम्हारा टोटल नेट पावर आ जाएगा, करेक्ट। और अगर ये नेट पावर अगर आपको आ गया तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं कि वो फोकल लेंथ होगा, यस। ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो कैन आई से दैट दिस P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन F इक्विवेलेंट। क्या हम यहाँ से F इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस और नो। तो जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने स्टेप नंबर 1 बताया था कि F इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, स्टेप नंबर 1, वो अब आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा F इक्विवेलेंट। अब जब मिल गया F इक्विवेलेंट तो बाकी काम अपना आसान हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, क्या ये सर पीएम साइन के साथ क्यों नहीं रखा, पीएम कहाँ है, ये साइन के साथ ही रखना है बेटा, साइन के साथ ही रखना है। बट राइट नाउ अभी साइन नहीं पता है हमें। ये जो भी पीएल पीएम और जो भी हम यहाँ पे पीएल पीएम यूज कर रहे हैं ना, विथ साइन यूज करना है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, विथ साइन। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। साइन के साथ लिखना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पीएल की वैल्यू, अब हमें पीएल निकालनी है। तो पीएल निकालनी है अगर, तो कैसे यूज करेंगे, तो ऑलरेडी हम जानते हैं पीएल इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफएल। पीएल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफएल। 1 अपॉन एफएल निकालने का तरीका म्यू एल माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। R1 R2 दिया रहेगा तो इस इंफॉर्मेशन से ये निकाल लेंगे पीएल। और मिरर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा अगर R, तो हम बोलेंगे R/2, दैट इज नथिंग बट फोकल लेंथ। सो उसका पावर चाहिए तो -1 अपॉन एफ, एफ का मतलब R/2। यही दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का ऐड करो, फाइनली बी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बी इक्विवेलेंट का -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट करो, एफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा, अपना काम खत्म। सबको समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूं, यस और नो, है ना। गुड, ओके, वेरी गुड। तो यहां तक पूरी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझनी थी। नाउ नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे नेक्स्ट थिंग देखो, अगर मान लो कि ये लेंस ऐसा हो जाता, अगर कॉनकेव लेंस हो जाता तो क्या होता सर, कॉनकेव लेंस हो जाता तो क्या दिक्कत है, 2 बार कॉनकेव लेंस आता, 2 बार कॉनकेव लेंस आता और 1 बार आता मिरर। आई थिंक सो समथिंग रॉन्ग, ये इधर होगा, ठीक है। ये व्हाइट वाला पार्ट भी रिमूव कर दो, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो हमारे पास 2 लेंस, पीएल पीएल 2PL और 1 मिरर, सो पीएम। ये मिरर का पावर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कर्व्ड है। अगर मान लो ये कर्व्ड की जगह अगर मान लो कि प्लेन आता तो उसका पावर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस केस में, नेक्स्ट केस में अगर हम देखेंगे तो देखो तुमको फील आएगा, ये लेंस प्लेनो कॉनकेव,
ये ये इन तीनों से मिलकर बना है वो सिस्टम, करेक्ट? यस और नो? हाँ, तो इस केस में बताओ मुझे इसका पावर कितना हो जाएगा, मिरर का पावर कितना हो जाएगा? 0, है ना? करेक्ट। सो पीएल पीएल निकालो और इसको ऐड कर दो तो ट्वाइस पीएल हो जाएगा। तो आपको सिस्टम समझ में आ रहा है ना कि सिस्टम कैसे कैसे हो सकता है? यस यस ओके। अगर ये सिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं, लो उल्टा कर दिया, ये लो, फिर से प्लेनो कॉनकेव लेंस है, बट इस बार मिरर का भी देखो ये सिस्टम कैसा बनेगा, दिस दिस सॉरी प्लस दिस, पीएल पीएम और ये पीएल, कैन आई से दैट कि ट्वाइस पीएल प्लस पीएम हो जाएगा? यस और नो? ट्वाइस पीएल प्लस पीएम हो जाएगा, फिर से कॉनकेव मिरर आ जाएगा, या करेक्ट। तो आई थिंक सो पूरी क्लैरिटी आपको आ गई होंगी कि तीन या चार टाइप का जो है आपको क्वेश्चन दिया सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन का तो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट बता दूंगा, ये और ये टाइप का, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता दूंगा मैं, तो 10 सेकंड के अंदर तुम इसका आंसर निकाल लोगे। बट बाकी के जो दो है ये वाले और ये वाले, इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है? सो ये मेंस में नीट में मतलब चांस तो है ही, दे तो सकता ही क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो लेकिन हाँ आपको जब भी देगा अगर इस तरह का तो आपको करना पड़ेगा मैनुअली, लेकिन इस तरह का देगा तो आपको ट्रिक बता देता मैं आपको, उस ट्रिक से आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट करने का कि बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सो रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। इस साइड कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। क्या ये इक्वी कॉन्वेक्स है? नहीं। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। दूसरी बात, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5। बाहर का मीडियम क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब एयर है। ये पूरी कहानी यहां तक समझ में आई। अब फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम। लो सबसे पहला सवाल तो वही पूछा, फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम। पहले बताओ मिरर है कि लेंस है? मिरर है, ये सिस्टम की लेंस है? ये पूरा सिस्टम मिरर है कि लेंस है? करो करो, टाइप करो, टाइप करना चाहिए कभी कभी। देखो कुछ लोग लेंस, यही तो मैं सुनना चाहता था, कुछ लोग लेंस बोल रहे हैं। ये पूरा सिस्टम मैंने पूछा है, पूरा सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा? मिरर की तरह बिहेव करेगा। ओके, सो ये पॉइंट क्लियर कर लो आप सबसे पहले कि ये सिल्वरिंग करते ही ये पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसका इक्विवेलेंट पावर जो होगा दिस इज इक्वल टू -1/f इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये पहले माइंड में फिट कर लो, इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू -1/f इक्विवेलेंट, माइनस क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करने वाला है। ये क्लियर हो चुका होगा आपका। नाउ अभी बात करते हैं फटाफट, हम जानते हैं कि इस तरह के लेंस का नेट पावर कितना होता है, तो पी इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे ट्वाइस पीएल प्लस पीएम। नेक्स्ट अपना इंटेंशन क्या है? पीएम निकालना, तो अपने लिए कोई खास बात है नहीं, फटाफट निकाल लेंगे। नेक्स्ट इंटेंशन क्या है? पीएल निकालना। देखो पीएल निकालने के लिए भी बड़ा आसान है, पीएल इज इक्वल टू क्या होगा? 1/fl ना। बाहर मीडियम कौन सा है? एयर, तो सबसे आसान है म्यू -1, 1.5 -1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.5, 1.5 -1 0.5, या करेक्ट। 1/r1, r1 की वैल्यू ये वाली मतलब पॉजिटिव, यानी कि 1/10, ये वाली इधर मतलब निगेटिव, मतलब -1/20, सो +1/20 हो जाएगा। 2/20, 1/20, 3/20, तो आई कैन से दैट ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 3/20। हम सेंटीमीटर में नहीं चाहते हैं तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा ऊपर, तो मुझे लगता है ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ये कितना आ गया यार? कुछ गलती किया क्या मैंने? एफ नेट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखते हैं एफ नेट की वैल्यू कितनी आई। पहले यहाँ पे चेक करो सब, कोई गलती तो नहीं हो रहा है ना कहीं पे? 1.5 -1 0.5, 1/10 -1/20 प्लस 1/20, ये 2/20, 1/20, 3/20, दिस इज करेक्ट। 0.5 का मतलब हो गया 1/2, सॉरी 1/2, 1/2, 3/20, 5, 15, या करेक्ट। सो 7.5 डायोप्टर। तो लेंस का आ गया अपने पास पावर्स, कितना आया? 7.5 डायोप्टर। आई होप सो आप लोगों का भी आया होगा 7.5 डायोप्टर। और पीएम मिरर का अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है? -1/fm, fm मिरर -1/fm। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी होगी? तो रेडियस, ये जो मिरर बना हुआ है इसकी रेडियस कितनी है? ये बना हुआ है सेकंड सरफेस पे, जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस होगी कि माइनस होगी? तो ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ माइनस होता है। सो आई विल राइट ईच एंड एवरीथिंग
-10 सेंटीमीटर, लेकिन पावर निकालते वक्त इसको किस में यूज करते हैं, मीटर में। सो -0.1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 0.1 यानी कि 10 डायोप्टर। आई थिंक सो आप लोग का भी 10 डायोप्टर आया होगा, या करेक्ट, जानवी का आया है। बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे साथ फटाफट करके देखो। 10 डायोप्टर यहाँ पे आया है, 7.5 यहाँ पे आया है। मुझे लगता है नेट पावर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, देखते ही समझ में आ गया। ट्वाइस पीएल प्लस पीएम, ट्वाइस पीएल 7.5 प्लस पीएम, पीएम की वैल्यू कितनी आई, 10। तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 15 और 10 25, 25 डायोप्टर। मुझे बोला गया था कि सिस्टम का इक्विवेलेंट एफ इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैंने पहले ही लिख दिया था फॉर्मूला। तो आई कैन से दैट पी इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट। सो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन पी इक्विवेलेंट 1/25। ये आई मीटर में, लेकिन मुझे बदलना है सेंटीमीटर में। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो आई थिंक सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी -4 सेंटीमीटर। अब तुमको कुछ बातों का और रियलाइज होगा, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट माइनस क्यों आई, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। कि सच में कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, यस। ये लाइट कुछ इस तरह से जाएंगी टकरा के आएंगे सामने, पैरेलल लाइट जाएंगी तो फोकस पे आ जाएंगी। तो फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो बताओ गाइस, सबको क्लियर है, पूरी बातें क्लियर हो गई। मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप सीखोगे साथ में अगर, और करके देखोगे तो एकदम रे ऑप्टिक्स आपका चकाचक हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अब जिन लोगों ने जो है आज का सेशन अटेंड नहीं किया है, उनको वीडियोस कुछ भी नहीं मैं अपलोड करने वाला, क्योंकि बहुत टाइम जाता है इन सब चीजों में। मैं सीधा क्लास लूंगा मैं 9 o'clock से डेली। अब उस समय आप क्लास करते जाओ, 1-1.5 घंटे का मस्त एकदम शानदार क्लास, ठीक है। ओके, तो चलो बात समझ में आ गई सर, इतनी बातें ये सब समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इस तरह का। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको पूरा दिमाग खुल जाए। यहाँ देखो 1.5 है, बाहर एयर है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि आप इसको ट्राई करो घर पे। मैं तुमको फास्ट बता रहा हूँ, तुम सुनना। ये 2 बार आने वाला है लेंस, तो लिखेंगे ट्वाइस पीएल। ये 1 बार आने वाला है मिरर, लेकिन उसका वो प्लेन मिरर है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। सो कैन आई से दैट पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, कैन आई से दैट, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करो। यस, या राइट। सो पीएल की वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। बाहर का मीडियम एयर है, तो हम करेंगे 1.5 - 1 0.5 इंटू 1/r1। r1 की वैल्यू कितनी, तो 1/+10। और r2 तो फ्लैट सरफेस है, r2 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाती है। सो आई कैन डायरेक्टली से दैट 0.5/10 सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में बदलो, डिवाइड बाय 100। सो 5 डायोप्टर आया क्या आप लोग का भी 5 डायोप्टर? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। नेट इक्विवेलेंट पावर कितना आया फिर? इक्विवेलेंट पावर आ गया 10 डायोप्टर। क्या बात है, एकदम पूरा तुम लोग एकदम एनर्जी में हो। सो इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। क्या हम एफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? ये किस तरह का बिहेवियर है इसका, मिरर टाइप का बिहेवियर है। सो -1 अपॉन पी इक्विवेलेंट, सो -1/10। यहाँ पे ये तुम्हारा जो आया आंसर मीटर में आया है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो -10 सेंटीमीटर है। क्या मैंने सही लिखा है? फोकल लेंथ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड, अब सही काम कर रहे हो तुम लोग। सो फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आई, तो बताओ किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, कॉनकेव मिरर टाइप का या कॉन्वेक्स मिरर टाइप का? कॉनकेव, राइट? यस, कॉनकेव, वेरी गुड। सो ये आ गई एफ इक्विवेलेंट। मुझे क्या बोला गया था, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम। लो निकल गया फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। नेचर ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। या करेक्ट। नाउ शॉर्टकट ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव लेंस में, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ध्यान से सुनना, प्लेनो कॉनकेव लेंस का प्लेन पार्ट को अगर सिल्वर किया जाए, तो डायरेक्ट आंसर होता है नेट पावर यानी कि इक्विवेलेंट पावर ट्वाइस। इसका आंसर जो है 2 × म्यू नहीं होता है, बल्कि म्यू -1 होता है। प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर अगर होगा तो उस केस में 2 टाइम्स म्यू -1 होता है। सो 1.5 - 1 करना आप, तो ये जगह 0.5, ये देखो यहाँ पे 2 × 0.5, और ये जो नीचे से 10 है वो 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये जगह 10 डायोप्टर। आया क्या समझ में सबको? आया ना? यस, वेरी गुड। तो ये शॉर्टकट जो है आप अच्छे से अपने माइंड में सजा के रखिए, ठीक है।
क्योंकि ये आ गया तो 10 सेकंड में आप इसका आंसर लिख पाएंगे। प्लेन मिरर होगा तो 2 इंटू म्यू माइनस 1 होता है, और अगर प्लेन मिरर की जगह कॉनकेव मिरर पे अगर होगा, कॉनकेव वाला पार्ट पे अगर होगा अगर, तो उस कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे अगर मिरर किया होगा तो उस केस में 2 इंटू म्यू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये मिरर ऐसा है, तो अब देखो ये बाहर का पार्ट जो है, ये तुम्हारा जो कर्व्ड पार्ट है उसको सिल्वरिंग किया गया है, यानी कि उसको कलर किया गया है। तो इस केस में डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, घर पे तुमको ट्राई करना है। मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, P इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू, 2 बार PM आएगा, 2 बार PL आएगा और 1 बार आएगा PM। तो ये घर पे आपको ट्राई करना है। इसका आंसर लिख रहा हूं मैं ट्वाइस इंटू म्यू अपॉन आर, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, या ट्वाइस इंटू म्यू अपॉन आर। कुछ लोगों ने आंसर भी निकाल दिया है। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू देखो 1.5 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30 आ जाएगा। करके देखना, 30 डायरेक्ट रहेगा, है ना। कहाँ पे 2 पाई होगा? 2 म्यू बाय आर होगा, या 2 म्यू बाय आर, सो 30 डायोप्टर। अब देखो यहाँ फोकल लेंथ पूछा गया, तो क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन P इक्विवेलेंट, सो -1 अपॉन P इक्विवेलेंट के लिए 30, या 30 आया, या करेक्ट करेक्ट, तो 30 यहाँ पे ये मीटर में आएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो आई थिंक सो आप सब लोगों का -10/3 सेंटीमीटर आया होगा फोकल लेंथ। आया क्या सबका? वेरी गुड, क्या बात है, सब आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया। मेरा मेन इंटेंशन यही था कि आपका आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए सर। P इक्विवेलेंट में 2PL होगा ना? यस यस यस, P इक्विवेलेंट में 2PL होगा, करेक्ट, 2PL प्लस PM, करेक्ट। एनीवन एल्स? नेचर कैसा होगा? कॉनकेव, क्या बात है, बिना पूछे बता रहे हो, वेरी गुड। ये हुई ना बात, कॉनकेव, वेरी गुड। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरी कहानी समझ में आई? सबको आई समझ में? अब सब तुम्हारे हाथ में है कि कितना मार्क्स तुमको बटोरना है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा ये सब चीजें। सो लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको बता दिया क्या क्या याद रखनी है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कभी कभी एक लेंस की जगह बहुत सारे लेंस लगाते हैं, 1 लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, और तब जाकर के कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देगा और बोलेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, तो बताइए v कहाँ होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब लेंस कंबाइन करते हैं हम लोग, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा देते हैं, तो उसका f इक्विवेलेंट तो चाहिए ना। तो उसके F इक्विवेलेंट का निकालने का तरीका होता है नेट पावर तरीका से निकालते हैं। नेट पावर की वैल्यू कितनी होती है? तो नेट पावर इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, सबका पावर जोड़ दो, दैट इज द नेट पावर। पावर कैसे निकालते हैं? ओवरऑल ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो आएगा, ये तो मिरर कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि कोई भी पार्ट सिल्वरिंग नहीं किया हुआ है, तो ये मिरर नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कहलाएगा लेंस। और लेंस का पावर की बात करेंगे अगर हम, तो P लेंस इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन F लेंस। तो बात तो समझ में आ गई सर कि F इक्विवेलेंट 1 अपॉन F इक्विवेलेंट इज नथिंग बट P इक्विवेलेंट, 1 अपॉन F1 इज नथिंग बट P1। तो अगर बहुत सारे अगर लेंस अगर एक साथ अगर जोड़ दिए जाए तो सबका पावर ऐड करेंगे, मतलब सबका 1 अपॉन F1 1 अपॉन F2 अगर ऐड करेंगे तो 1 अपॉन F इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी। ये काम करना है तो ज्यादा क्या करता है पता है? 2 लेंस का पूछता है या 3 लेंस का पूछेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा है। तो या तो 2 लेंस का पूछेगा या 3 लेंस का, उसका भी देख लेंगे हम। कभी कभी मैग्निफिकेशन पूछा जाता है, तो देखो तुम मुझे बताओ, पहले लेंस में अगर यहाँ पे अगर हाइट अगर H1 है, पहले लेंस ने बनाया उसका हाइट H2, तो जो सेकेंड लेंस है वो H2 हाइट का क्या बना देगा? उसका मैग्निफिकेशन करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओरिजिनल हाइट का मैग्निफिकेशन नहीं करेगा, फर्स्ट ने जो तुमको मैग्नीफाई करके वैल्यू दिया है उसका मैग्निफिकेशन करेगा, करेक्ट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पहले का मैग्निफिकेशन अगर M1 है, तो दूसरे का मैग्निफिकेशन मान लीजिए इंडिविजुअल M2 है अगर, तो दोनों मिलके कितना करेगा प्रोड्यूस? M1 इंटू M2 करेगा। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से दैट टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा M1 इंटू M2 इंटू M3, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में टोटल मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका ये है। फिर मैं जब आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा आपको, तो उस केस में मैं बताऊंगा आपको, जैसे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है 2 लेंस लगे रहते हैं, तो नेट मैग्निफिकेशन कितना होगा? तो क्या करते हो आप? M1 इंटू M2 करते हो ना, क्योंकि वहां पे 2 कॉम्बिनेशन ऑफ जो है 2 लेंसेस है, करेक्ट। समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके। सो ये 3 चीज जो मैंने स्लाइड में दिखाया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अब देखो टाइप 2 कौन सा टाइप का है? जिसमें जो है दोनों के बीच में स्पेस हो। स्पेस कितनी है? D है। अब स्पेस रहेगा तो कैसे करेंगे सर? ये तो सटा हुआ था, एकदम टच था, तो टचिंग अगर नहीं रहेगा, स्पेसिंग रहेगा अगर, तो D डिस्टेंस अगर स्पेस रहेगा तो उस केस में 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 करेंगे। बट D डिस्टेंस अगर सेपरेट है अगर, तो उस समय माइनस D अपॉन F1 F2 भी करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका F इक्विवेलेंट निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है?
जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कॉन्टेक्ट लेंस होता है और एक होता है स्पेक्स। तो स्पेक्स जब आप यूज करते हो तो स्पेक्स यूज करते समय अगर मान लीजिए ये आपके आंख की कॉन्वेक्स लेंस है और जो स्पेक्स आप यूज कर रहे हो वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आता है कि नहीं आता है? यस और नो? फटाफट बताओ, यस और नो। दोनों के बीच में आंख के लेंस और जो बाहर का लेंस है जो आपका स्पेक्स है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आता है, तो इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ पे जो डिस्टेंस जैसे 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी आंख और उसके बीच में डिस्टेंस होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -d(f1)(f2). यही करोगे आप, करेक्ट? हाँ ठीक है। नाउ अगर मान लो कांटेक्ट लेंस अगर आपने लगाया तो कांटेक्ट लेंस लगाने का ऐसा मानते हैं कि ऑलमोस्ट जो है आई का जो लेंस है और जो ऑलमोस्ट कांटेक्ट लेंस है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस लगभग लगभग जीरो हो जाती है, लगभग लगभग जीरो हो जाती है। तो उस केस में 1/f इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा? 1/f1 प्लस 1/f2, यही ना? यस और नो? करेक्ट। तो कभी कभी क्या दिया जाता है, स्पेक्स का जो है पावर दिया रहता है और आपको पूछा जाता है कि बताओ कांटेक्ट लेंस अगर उसकी जगह यूज करते तो क्या पावर आता है? तो तुम बताओ, कांटेक्ट लेंस के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये दोनों जो ऐड किया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या मुझे इसको ले जाना पड़ेगा उधर? यस और नो? 1/f इक्विवेलेंट प्लस d/f1 इंटू f2, दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्या हम बोल सकते हैं ये वाला जो टर्म है वो कांटेक्ट लेंस का पावर दे देगा? क्या ये टर्म कांटेक्ट लेंस का पावर दे देगा? यस और नो? यस। क्या है? टाइप 2 का पावर P इक्वल P1 प्लस P2 माइनस, या करेक्ट, यस राइट। तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे कांटेक्ट लेंस का पावर चाहिए यानी कि ये वाला वैल्यू चाहिए, तो देखो जो स्पेक्स का पावर होता है उसमें समथिंग ऐड करना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरा पावर अगर स्पेक्स का अगर -1.5 डायोप्टर है, तो अगर इसमें कुछ अगर ऐड करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐड करने से -1.25 डायोप्टर आ जाए। मान लीजिए इसमें प्लस 0.25 ऐड किया मैंने, तो इसमें क्या आ गया? -1.25। तो क्या हम बोलेंगे कि ये जो पावर है यानी कि कॉन्टेक्ट लेंस का, जब हम कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं तो स्लाइटली लेस पावर का इस्तेमाल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्पेक्स, याद? यस और नो? स्पेक्स का कितना था? -1.5। कॉन्टेक्ट लेंस लगाया मैंने तो क्या हो गया? -1.25। तो क्या हम बोल सकते हैं स्लाइटली लेस देन होता है स्पेक्स से? यस और नो? यस। तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि स्पेक्स लगाना है कि कांटेक्ट लेंस लगाना है। अगर कांटेक्ट लेंस लगाना है अगर, तो जो भी आपका आया है, जो भी डिफेक्ट्स आया है या जो भी पावर आपका आया है उससे स्लाइटली लेस देन जो है आपको वो स्पेसिफाई करता है। सो ये याद रखना है आपको ये सब चीजें। नाउ नेक्स्ट, इसी पे क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया था, एक बार एम्स में पूछा हुआ था सेम क्वेश्चन, मैं दूंगा आपको थोड़ी देर में। पहले ये बताओ इसका पावर पॉजिटिव की नेगेटिव? फटाफट रिप्लाई करो, जल्दी करो, खत्म करना अभी। पावर पॉजिटिव, वेरी गुड। ये भी पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेट पावर कितना हो जाएगा इसका? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 डायोप्टर, है ना? इसमें कुछ कोई खास बात नहीं है। दिक्कत क्या होती है, कभी कभी ये और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड किया रहता है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट दिया हुआ तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, डायरेक्ट दिया हुआ तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अच्छा ये वाला बताओ, ये प्लस, और ये वाला बताओ ये माइनस। ये सर, तो नेट पावर कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? -1 डायोप्टर। समझ में आ गया? एफ इक्विवेलेंट भी निकालने के लिए अगर बोला जाए तो आप पावर इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करके आप एफ इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो। पावर ऑफ स्पेक्स कितना दिया? -5 डायोप्टर प्लस 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आई, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से देख करके बता दो फटाफट, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? किसका किसका आंसर आ रहा है वो देख लेता हूं मैं एक बार। तनुज का सबसे पहले आंसर आया है, नेक्स्ट विभूति, इसका भी आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड, चलो अभी धीरे धीरे सबका आंसर आ रहा है, ठीक है ओके। चलो -5 डायोप्टर है, ये किसका है? स्पेक्स का है। तो स्पेक्स से स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए ना, स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए, तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। -5 से तो और ज्यादा हाई पावर तो देगा नहीं, यानी कि -5 की जगह -5.25 तो कभी इस्तेमाल करोगे ही नहीं आप। -5 ये पॉजिटिव है, ये तो भाई उसका निगेटिव पावर था और पॉजिटिव पावर यहाँ पे लिख रहा है, ऐसा होता है क्या? कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से पावर पॉजिटिव हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सो और ये -3.5 कुछ ज्यादा ही कम हो गया, इतना ज्यादा कम नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
इसलिए स्लाइटली जो है लेस होगा, सो -5 प्लस समथिंग यानी कि -4.75। सो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन स्पेक्टिकल्स, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ अभी इसको करना है, अभी इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका भी दिया हुआ है और इसका 20 सेंटीमीटर। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फटाफट तुम मेरे साथ करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। फाइंड नेट पावर ऑफ लेंस, नेट पावर ऑफ लेंस ही निकालना, लेंस का पावर बहुत आसान होता है। चलो पहले लेंस का पावर निकालते हैं, तो क्या हम बोलेंगे 1/f1, 1/f1 को बोलेंगे P1, P1 का वो वैल्यू निकालनी है मुझे। कैन आई से दैट कि इसके बाहर मीडियम कौन सा है, एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1 0.5 इनटू 1/r1 1/10 माइनस -1/10, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/20। तुम्हारा काम है सब करना, बाकी 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 to 10, यानी कि ये 5 डायोप्टर आएगा। क्या सबका आया 5 डायोप्टर? P1 की वैल्यू 10 डायोप्टर नहीं ना, 5 डायोप्टर आएगा ना, 5 डायोप्टर आएगा। यस करेक्ट, करते जाओ साथ में करते जाओ फटाफट, 5 डायोप्टर करेक्ट। नाउ आते हैं P2 की बात करते हैं, 1/f2। देखो दूसरे लेंस की बात करते हैं, दूसरा लेंस ये वाला है। ये जो लेंस है उस लेंस का पहला जो सरफेस है ये वाला, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू 10 है और R2 की वैल्यू कितनी है 20 है। कैन आई से दैट कि 1.4 है तो ये हो जाएगा 1.4 माइनस 1 यानी कि 0.4 इनटू 1/10 -1/10 एंड -1/20। तुम लोग करके देखना, मैं अभी इसमें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि ये सब हो जाएगा। ओके सो -2/20 -3/20, सो 0.4 माइनस 3/20, इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो जगह 5 15 60। क्या ये -6 डायोप्टर आ रहा है क्या? हाँ करेक्ट 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 सर 10 सेंटीमीटर है L1 में, लेंस 1 में, हाँ तो 10 सेंटीमीटर ही यूज किया ना। 1/10 1/10 माइनस और इसका -1/10, तो 1/10 माइनस -1/10 कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10 2/10। अरे रे 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 रे, ये 2/10 आएगा ना। यार इसमें गलती करवाया गया तुम लोगों ने। देखो 0.5 तो सही है, 1/r1, 1/r1 का वैल्यू कितना हो गया 1/10 माइनस -1/10 तुम करोगे भाई साहब, तो ये दोनों मिलकर के 2/10 आएगा ना। 2/20 कैसे आ गया, उल्टा पुल्टा करवाते हो यार। हाँ 10 डायोप्टर आएगा, सो 2/10 तो 100 10 20 5 10 10 डायोप्टर। अब सही है, ये बराबर है क्या -6 डायोप्टर, ये बराबर है ना। करेक्ट। तो फाइनल आंसर लिखना है आपको, तो नेट पावर कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से, दोनों को ऐड ही तो करना है। 10 डायोप्टर -6 डायोप्टर 4 डायोप्टर। अगर कोई पूछता है, अगर बताओ कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो P नट इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 4, सो F इक्विवेलेंट की वैल्यू आएंगे 1/4, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आई थिंक सो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड। आ गया सबको, चलते आगे यार, जल्दी से खत्म करते इसको। अब देखो इसका बस एक आखिरी सवाल, देखो ये अच्छा सा, ये 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो अंदर में भरा हुआ है लिक्विड उसका 1.7 है और ये फिर से 1.5 है। एक बात होता है कि ये रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 20, ये भी 20, सब 20 दिया हुआ है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसका अगर पावर निकाल लेंगे P1 तो इसका भी पावर P1 हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। स्पेसिफिकेशन सेम दिया है ना, सब कुछ बोल सकते हैं ना, दोनों का पावर सेम। गुड। और ये वाला पावर को मान लो पावर ऑफ लिक्विड, ठीक है, पावर ऑफ लिक्विड। चलिए आइए नेट पावर निकालते हैं। कैन आई राइट लाइक दिस ट्वाइस P1 प्लस P लिक्विड, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। चलो P1 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं मिलके फटाफट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, बाहर एयर है तो 0.5 इंटू 1/r1 मतलब 1/20 और ये भी -1/20, सो 2/20, 100 से डिवाइड कर दो 5 10। क्या ये 5 डायोप्टर आया सबका भाई, 5 डायोप्टर आया क्या सबका? चलो आ गया आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आई कैन से दैट 2 इंटू 5, ये तो जम गया सर। लिक्विड का निकालते हैं फटाफट। क्या ये लिक्विड का स्ट्रक्चर जो है तुम देखो ऐसा, ये ऐसा, इसके भीतर लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड के लिए अगर हम निकालेंगे अगर पावर ऑफ लिक्विड तो कैसे लिखेंगे, देखो पावर ऑफ लिक्विड,
तो ये हो जाएगा 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये हो जाएगा 0.7, 1.7 माइनस 1 0.7, और ये हो जाएगा 1/r1, r1 की वैल्यू 20, सो माइनस 1/20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20 माइनस 1/20 ही आएगा, ये हो जाएगा माइनस 2/20, 20 मतलब 20/100 लिख दो इसको, 20/100, तो ये हो जाएगा 5, 5 to 10। क्या ये -7 डायप्टर आएगा तुम लोग का? माइनस आया ना? हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो यहाँ तक सब सही चल रहा है। तो नेट पावर कितना हो जाएगा? 2 × 5 प्लस -7, तो ये हो जाएगा 10 - 3 यानी कि 3 डायप्टर। किसका किसका आंसर करेक्ट है? यस करके रिप्लाई करो, तो यस करके रिप्लाई करो ताकि देखिए कितने लोग एट द लास्ट जो है आप लोग समझ पाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आया। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। चलिए अच्छी बात है, आप इसको फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो ये 2 सवाल और है, 1-2 सवाल फटाफट खत्म करके जो है मुझे एक और क्लास है वो लेना पड़ेगा अभी। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? मिरर है। अब फटाफट देख लो एक बार अच्छे से गौर से। करना क्या है? बोला गया है कि फाइंड एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है सच दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ओ। अरे फिर से मतलब ओ पे ही बनेगा अगर, तो इसको क्या हम इसको बोल सकते हैं कि रिट्रेसिंग हो रहा है? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि रिट्रेस हो रहा है? और पाथ को रिट्रेस करने के लिए मैंने बताया था क्या तरीका होता है। पाथ को रिट्रेस करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आना चाहिए वापस। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तुम देखो यहां से जो लाइट जाएंगी, अगर ये लाइट मान लीजिए यहाँ पे एंगल आई, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आई एंगल पे आई तो आई एंगल पे जाएगी भी? यस और नो? रिफ्लेक्शन का नियम है, यानी कि सेम रास्ते से जो आई, जिस रास्ते से आई वो एंगल बनाया आई, तो जाते वक्त भी अगर आई एंगल बनाया अगर, तो क्या ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्रैक्ट होकर के क्या वहीं पे आ जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट था? यस और नो? यस और नो? ये एक तरीका हुआ है ना, ये एक तरीका हुआ। करेक्ट। तो क्या हम बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का इमेज जहां पे बनेगा वो इमेज का डिस्टेंस निकाल लो, यहां से इमेज का डिस्टेंस निकाल लो, जहां पे भी इमेज बनेगा वही इमेज डिस्टेंस एक्स कहलाएगा। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? यूएफ अपॉन यू प्लस एफ ना, लेंस के केस में यूएफ अपॉन यू प्लस एफ होता है ना। देखो गलती मत लिखवाना एक भी, यही फॉर्मूला होता है ना। ओके चलो, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास? u की वैल्यू है -15, और f की वैल्यू कितनी है मेरे पास? एफ फोकल लेंथ -10, -10 नहीं है +10 है, सॉरी, ये फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, +10, सो -15 +10, आई थिंक सो ये -5 आएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा। देखो तो इसका आंसर 30 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? 30 सेंटीमीटर। क्या है जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा तो फाइनल इमेज पोजीशन सेम होगी ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो रे आएंगी वो रे आने के बाद यहाँ पे टकराएंगे, अगर यहाँ टकराई, यहाँ पे अगर टकराई तो टकराने के बाद फाइनली यहाँ से ये तुम्हारा रिटर्न बैक होगा। ऐसा लाइट ऐसे आएंगी अगर आई एंगल पे, तो ये आई एंगल पे जाएंगी, तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है, देखो दूसरा जो लाइट लेंगे रे, वो रे चुपचाप विदाउट एनी डिविएशन पास हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे इमेज बनने का चांस है कि नहीं है ना? ऑफकोर्स। अरे वो बाद में बताता, मैं पहले ये समझो इस बात को कि मैंने जो बताया अभी राइट नाउ, समझ गया? ओके। तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे इमेज बनने का चांस था, तो यहाँ जब इमेज बनने का चांस रहेगा तो उस समय ये रिफ्लेक्ट बैक होगा और ये फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गई पहली बात। ये v की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x आई, तो v की वैल्यू कितनी आई थी? तो 30 सेंटीमीटर। तो इसका एक आंसर जो है ना, x का वैल्यू अगर 30 सेंटीमीटर पे रखा जाए तो इसका आंसर जो है वही आएगा, यानी कि इसका फिर से इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट पे ही बनेगा। तो इसका एक आंसर जो है 30 सेंटीमीटर हो सकता है। नाउ आते हैं दूसरे आंसर पे। चलिए दूसरा आंसर क्या है? तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ लाइट आई, और लाइट आने के बाद ये रिफ्रैक्ट होकर के ये समथिंग कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है कि ये यहाँ से पास होने वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अपने ही पाथ पे रिट्रेस कर लेगी अपने आप को? यस और नो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली हर लाइन अपने आप को रिट्रेस करती है। नहीं समझ में आया? आया ना? सिंपल है या? करेक्ट करेक्ट। तो रिट्रेस करेगी, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे कहीं ना कहीं बनना चाहिए था, मतलब इसका इमेज वहां पे कहीं ना कहीं बनना चाहिए था, तभी जाकर के ये काम हो सकता है।
सिंपल, इमेज यहाँ पे बनेगा तब ना रेस आएगा रे बेटा, और इस पे फॉल डाउन करेगा तो ये वापस जाएगा, रिट्रेस करेगा अपने आप को। यस और नो? यस। तो इस केस में तुम मुझे बताओ, ये पूरा जो डिस्टेंस है क्या यही v कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लो x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? रेडियस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20 ना। क्या हम बोल सकते हैं x + 20 होगा? सिंपल, x + 20 होगा। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 15 थी, तो v निकाला था अपन ने तो कितना आया था? +30 आया था ना। तो v की वैल्यू आई थी +30, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो इमेज बनेगी +30 पे बनेगी, यानी कि इसका वैल्यू +30 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो क्या हम 10 सेंटीमीटर पे भी अगर इन दोनों के बीच में दूरी अगर 10 सेंटीमीटर भी रखे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो रिट्रेस करेगा अपने पाथ को? यस और नो? हाँ बस बस वही है। समझ में आया क्या ये? ओके ठीक है, वेरी गुड, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बात है। सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करना है, इस पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, आपको इसका भी आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसको नहीं बता रहा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। एंड न्यूटन्स फॉर्मूला आप जानते हो ना, फोकस, ये वाला जो फोकस है इससे ऑब्जेक्ट की दूरी दी रहती है, तो बचपन में पढ़ाया होगा, मतलब आपने बोर्ड में पढ़ा होगा। फोकस से दूरी x1 है और यहाँ फोकस से दूरी जो इमेज की हो कितनी है? x2 है। क्या हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो निकालने का तरीका होता है डायरेक्ट √x1 x2? इसमें कुछ नहीं करना है सिवाय फॉर्मूला लगाने के, कुछ नहीं करना है सिवाय फॉर्मूला लगाने के, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक लास्ट है डिस्प्लेसमेंट मेथड, मैं आपको समझा देता हूँ, एक आखिरी है, ये आखिरी पॉइंट है स्लाइड का। देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए लेंस को जो है मैंने यहाँ पे रखा, ये पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 1 पे रखा, तो इसने इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया है, इसने इमेज बनाया उसका नाम है HI1, मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज एट फर्स्ट लोकेशन। मतलब हमने क्या किया, एक लेंस को रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, तो ये लेंस क्या करेगा? स्क्रीन पे एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा, उस इमेज की हाइट कितनी है? HI1। फिर हमने क्या किया, इस लेंस को डिस्प्लेस किया। ये सब मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, 12th क्लास में होगा ये चीज। तो फिर से अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो कोई ना कोई एक लोकेशन फिर से आएगा, उस लोकेशन पे इमेज फिर से स्क्रीन पे बनेगा और उसकी हाइट लेट से दैट HI2 है। और ये दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हमने करवाया है ये प्रैक्टिकली अपने को मेजर करना पड़ता है, ये x। ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की दूरी दी रहती है d, और तब ये एक्सपेरिमेंट करते क्यों है? ये एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हम पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास, वो आता है d, मतलब ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की दूरी स्क्वायर माइनस x, जो डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोवाइड किया है, d² - x² अपॉन 4d। जब ये फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट फोकस की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू आपको लेंस की निकल के आएंगी। तो जो भी अननोन लेंस होता है उस अननोन लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है। कभी कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, पहले लेंस से इतनी हाइट आई, दूसरे लेंस से इतनी हाइट आई इमेज की, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? √HI1 × HI2। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई? तो ये दोनों ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। मुझे लगता है यही आखिरी है, ठीक है, या करेक्ट यही आखिरी है, ये आखिरी स्लाइड से एक मिनट लगेगा मुझे समझाने में ऑलरेडी। VIL क्या हुआ? चलो अब मुझे लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, समझो अच्छे से। VIL मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। जैसा मैंने अभी तक समझाया था आपको वेलोसिटी के बारे में, सेम यहाँ पे भी कहानी है। प्लेन मिरर, कर्व मिरर, मैंने सब जगह बताया आपको ये चीज। हाँ बस VIL की वैल्यू, अगर हम VIL की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो VOL निकालो पहले और उसको m² कर दो। याद है इसके पहले मैंने सरफेस, कर्व सरफेस में क्या बताया था? m² इंटू जाना मीडियम अपॉन आना मीडियम। तुम देख लेना वीडियो, जाना मीडियम अपॉन आना मीडियम। बट लेंस के केस में जाना मीडियम आना मीडियम दोनों सेम ही रहता है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों कट जाएगा, m² इंटू VOL हो जाएगा। और अगर मैं वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करूं, तो देखो यहाँ पे VOL निकालना वर्टिकल में और VIL निकालने का तरीका होता है m टाइम्स मल्टीप्लाई करने का, यानी कि ये दोनों ही चीज आप निकाल सकते हो। VIL यानी कि हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे निकालेंगे? m² VOL से, और वर्टिकल के लिए कैसे निकालेंगे? m टाइम्स VOL से। आप इस चीज को इंप्लीमेंट करके इसमें देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको, ये दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ लिख लेना बेटा, 10 सेंटीमीटर मान लेना, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, पहले निकालोगे VO, कितनी दी? U मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालोगे, कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्या निकालोगे आप?
VOL वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस, फिर क्या करोगे VIL वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस के लिए m स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो सिखा चुका हूं मैं, m स्क्वायर इंटू VOL। कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है, लास्ट टाइम अगर आपको समझ में आया है तो ये वाला बात भी समझ में आ जाएगा। VI निकाल लेना उसके बाद, एंड देन स्टेप नंबर 4 क्या रहता है, VIO, VI माइनस। समझ में आया सबको ये बात, समझ में आया सबको ये बात? चलो ठीक है, ओके फाइन। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया, रे ऑप्टिक्स का जो है वो पूरा खत्म हो गया। केवल बचा हुआ है इसका तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई डिफेक्ट, वो मैं अलग तरीके से अलग लेक्चर में बना के भेज दूंगा मैं आपको।